गरीब रिक्शे वाला अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर डीएसपी बनाता है, मगर जब बीवी ओहदे पर पहुंचती है तो अपनी पहचान तक भूल जाती है। वो बड़े लोगों और ऊंचे अफसरों के साथ उठना बैठना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपने गरीब शौहर से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करती। वह अपनी हर जरूरत उन्हीं लोगों से पूरी करवाती है और बदले में उनकी हवस भी मिटाती है। गरीब शौहर ने फिर एक दिन ऐसा काम कर डाला जो इस रहती दुनिया में हर इंसान के लिए इबरत बन गया। एक बेवफा डीएसपी बीवी का सच्चा वाकया। वो शौहर जिसने अपनी दिन रात की मेहनत सिर्फ बीवी की पढ़ाई और कामयाबी पर लगा दी, मगर जब बीवी अफसर बनी तो उसने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया और उसी शौहर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। रिश्तों की कड़वी सच्चाई। प्रशांत एक रिक्शा चालक था जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल रही होगी। वो रिक्शा चलाकर ही अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए प्रशांत अपने रिक्शे में बैठे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मशगूल था। जैसे ही वह एक चौक पर पहुंचा, एक ट्रैफिक पुलिस वाला प्रकाश यादव ने उसे इशारे से रोक लिया। प्रकाश के चेहरे पर सख्तगी साफ झलक रही थी। रिक्शा साइड में लगाओ, उसने हुक्म दिया। प्रशांत ने फौरन रिक्शा रोक दिया और पूछा, क्या बात है साहब, कोई गलती हो गई क्या? प्रकाश ने आंखें तरेरी। तुमने ट्रैफिक नियमों की खिलाफ वर्जी की है, जुर्माना देना पड़ेगा। प्रशांत हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कोई कानून तोड़ा है। वो नरमी से बोला, मगर मैंने तो कोई गलती नहीं की, आप बताइए मैंने क्या गलत किया? प्रकाश ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, बहस मत करो, या तो जुर्माना भरो या फिर थाने चलो। थाने का नाम सुनकर प्रशांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि किस्मत ने उसे एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो बेझिझक बोला, ठीक है, मुझे थाने ले चलिए। कांस्टेबल प्रकाश को लगा कि यह आदमी नादानी कर रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस का नाम सुनकर डर जाते हैं, मगर यह शख्स तो खुद ही थाने चलने को तैयार था। प्रकाश ने उसे रिक्शा किनारे लगाने का हुक्म दिया और अपने साथी के साथ उसे थाने ले गया। जनकपुर थाना, जहां प्रशांत को लाया गया। वहां 2 दिन पहले ही उसकी बीवी समृद्धि शर्मा की डीएसपी पोस्ट पर तैनाती हुई थी। समृद्धि को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत ने दिन रात मेहनत की थी। अपनी पढ़ाई छोड़कर उसने समृद्धि को पढ़ाया, सहारा दिया, ताकि वह एक दिन बड़ी अफसर बने। जैसे ही प्रशांत थाने के अंदर पहुंचा, उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया। पास ही एक केबिन में डीएसपी समृद्धि किसी से फोन पर सख्त लहजे में बात कर रही थी। देखो, मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो। मैं अपने ओहदे की इज्जत करना जानती हूँ और आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। प्रशांत ने जब अपनी बीवी की आवाज़ें सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि समृद्धि जब सुनेगी कि उसका ही शौहर बेगुनाह पकड़ लिया गया है तो वह ज़रूर उसकी मदद करेगी। समृद्धि ने फ़ोन काटा और अपने दफ्तर से बाहर आकर सख्त आवाज़ में पूछा, किसे और क्यों पकड़ा है? कांस्टेबल प्रकाश ने जवाब दिया, मैडम, इस आदमी ने ट्रैफिक कानून तोड़े हैं और जुर्माना भरने से मना कर रहा है। समृद्धि की नज़र जब प्रशांत पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें फेर लीं और चेहरे पर सख्त लहजा लाकर बोली, अगर यह जुर्माना नहीं देना चाहता तो इसका रिक्शा जब्त कर लो और इसे यहाँ से निकाल दो। प्रशांत को अपनी ही बीवी के मुंह से यह अल्फाज सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। उसने सोचा था कि समृद्धि उसकी सच्चाई समझेगी और उसका साथ देगी, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। समृद्धि, तुम वाकई ऐसा कह रही हो? प्रशांत के होंठ सूख गए और उसकी आंखों में एक टीस सी उठी। यही वो औरत थी जिसके ख्वाबों के लिए उसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था। वही समृद्धि जो कभी कहती थी, बस एक बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज वही उसके संघर्ष को रौंद रही थी। थाने में मौजूद तमाम लोग यह मंजर देख रहे थे। कुछ पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे यह सब उनके लिए कोई तमाशा हो। प्रशांत के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसकी आंखें तो सूखी थीं, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। उसने बिना कुछ कहे थाने से बाहर कदम बढ़ाया। उसका रिक्शा जब्त कर लिया गया था। वो धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे। सड़क पर चलते हुए उसके जहन में बीते हुए दिन घूम रहे थे। कैसे उसने समृद्धि की शादी के बाद भी उसे पढ़ाने की कोशिशें जारी रखीं,
कैसे उसने हर दिन अपनी ज़रूरतों को गिरवी रखकर उसकी किताबें खरीदी, कैसे रात रात भर मेहनत करके उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, और आज उसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी हवा की लहरों में प्रशांत भारी कदमों से अपने घर की तरफ जा रहा था। दिल में हजारों सवाल थे, आंखों में मायूसी थी और जहन में एक अजीब सा दर्द, जिस बीवी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता दी, वहीं आज उसे पहचानने से इनकार कर गई। थका हारा वो अपने घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसकी माँ श्यामला देवी ने फिक्र भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सब ठीक तो है? माँ ने पूछा। प्रशांत ने गहरी सांस ली, फिर धीमी और टूटी हुई आवाज में बोला, माँ, समृद्धि बहुत बदल गई है। उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया, ऊपर से मेरा रिक्शा भी जब्त करवा दिया। जिस रिक्शे को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया, उसी को मुझसे छीन लिया। माँ के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला रंग साफ नजर आ रहा था। लगा वो अपनी चूड़ीदार उंगलियों से माथे को सहलाने लगी। बेटा, तुम्हें वो दिन रात मेहनत करनी पड़ी और आज वही लड़की तुम्हें जलील कर रही है। प्रशांत ने उदास आंखों से माँ की तरफ देखा, मगर कुछ न बोला। घर के एक कोने में बैठा अंशुल प्रशांत का 6 साल का बेटा दादी के पास खेल रहा था। वो अपनी नन्ही हथेलियों से दादी की गोद में खेलता रहता था। असल में अंशुल को अपनी माँ से ज्यादा दादी के साथ रहने की आदत थी। समृद्धि हमेशा अपने करियर और पढ़ाई में मशगूल रहती थी, इसलिए माँ का प्यार उसे कभी ठीक से मिला ही नहीं। बेटा, तूने इतना सब कुछ किया, मगर यह औरत तेरा एहतराम करना तो दूर, अब तुझे गरीब और कमज़ोर समझने लगी है। माँ को पूरा यकीन था कि प्रशांत कोर्ट से कागज़ बनवाकर रिक्शा छुड़वाने ज़रूर आएगा, मगर जब पूरा दिन बीत गया और वह नहीं आया तो समृद्धि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसे हो क्या गया है? क्या यह समझता है कि मैं खुद जाकर इसका रिक्शा वापस कर दूंगी? उसने मन ही मन सोचा। गुस्से में भरी हुई समृद्ध सीधा शिवपुरी कॉलोनी में अपने घर पहुंची। दरवाज़ा धड़ाम से खोला और अंदर घुसते ही देखा कि श्यामला देवी आराम से बैठी हैं और प्रशांत नीचे फर्श पर बैठा है। अंशुल खेल रहा था मस्ती में अपनी ही दुनिया में। समृद्धि का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे जोर से कहा, तुम लोगों को बच्चों को संभालना भी नहीं आता? क्या ऐसे बच्चों की परवरिश होती है? अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? उसकी कड़वी आवाज़ सुनकर सब चौंक गए। प्रशांत ने ऊपर देखा। वह हैरान था कि समृद्धि को अचानक क्या हो गया। प्रशांत ने नरम लहजे में कहा, समृद्धि, तुम क्या कह रही हो? माँ ने ही इसे पाला है और जितना भी बड़ा हुआ है माँ के प्यार और देखभाल से ही हुआ है। हमें तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मगर समृद्धि का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, और तुम बड़ी अफसर बनकर यह भी नहीं देख पाई कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा था। समृद्धि के चेहरे पर लाज थी, मगर उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा। दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, अब मुझे पापा और आपके साथ ही रहना है, अंशुल बोला। अगर समृद्धि ने उसकी कोई बात ना सुनी, उसने ज़बरदस्ती अंशुल को गोद में उठाया और घर से बाहर निकलने लगी। श्यामला देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, समृद्धि, जब वक्त आएगा तुझे तेरी गलतियों का अफसोस ज़रूर होगा। प्रशांत बस खड़ा देखता रह गया। उसकी बीवी उसके बेटे को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रही थी और वह जानता था कि उसे रोक नहीं सकता। प्रशांत के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे एहसास था कि समृद्धि ने अंशुल को जबरन अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया है, मगर वो उसे रोकने की हालत में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो वैसा ही करो, प्रशांत ने नरम लहजे में कहा, मगर उसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। मगर 6 साल का अंशुल अपने अब्बू और दादी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भर आईं। वो अपनी छोटी उंगली से दादी की तरफ इशारा करते हुए बार बार कहने लगा, दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मैं पापा और आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। समृद्धि का चेहरा सख्त था। उसने कस्से में अंशुल का हाथ पकड़कर खींच लिया और झिड़कते हुए कहा, बहुत ज़्यादा जिद करने लगे हो, चलो मेरे साथ। बच्चे के रोने और मना करने के बावजूद समृद्धि उसे अपने साथ सुधा अपार्टमेंट ले गई, जहां उसका सरकारी क्वार्टर था। अंशुल अब एक बंद कमरे में था, जहां उसे वह मोहब्बत और अपनापन नहीं मिल रहा था जो उसे अपने बाप और दादी के साथ मिलता था।
समृद्धि के इस कदम की खबर जब उसके माँ बाप गोविंद प्रसाद शर्मा और माया शर्मा को मिली तो वह बेहद नाराज हो गए। बेटी, क्या तुमने सही किया? बाप ने फोन पर पूछा। मगर समृद्धि, जो अब डीएसपी की कुर्सी पर बैठ चुकी थी, उसे अपने ओहदे का घमंड हो चुका था। उसने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटा, प्रशांत ने तुझे पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और आज तू उसी को ठुकरा रही है। यह घमंड तेरा सब कुछ छीन लेगा। मगर समृद्धि ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके माँ बाप को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उससे हमेशा के लिए दूरी बना ली। उधर राघव शर्मा, जो समृद्धि का भाई था, उसने भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश कि दीदी, तुम जो कर रही हो वह गलत है। प्रशांत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम उसी को ठुकरा रही हो। एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मगर समृद्धि के सर पर अभी घमंड सवार था। उसने अपने भाई को भी झिड़कते हुए कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तुम सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। राघव को भी यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई और उसने भी अपनी बहन से सारे रिश्ते तोड़ लिए। वक्त गुजरता गया। समृद्धि अपने बेटे अंशुल को खुद नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए उसने उसके लिए एक मेड नैना यादव रख ली। एक दिन नैना उसे लेकर सुभाष मार्केट गई और इत्तेफाक से उसी वक्त वहां प्रशांत की माँ। उसने सिसकते हुए कहा, श्यामला देवी भी वहीं कुछ सामान खरीदने आई हुई थी। जैसे ही अंशुल की नज़र अपनी दादी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वो भागते हुए उनके पास पहुंचा और उनसे लिपट गया। दादी, मुझे आपके पास रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। श्यामला देवी ने उसे सीने से लगा लिया और जज्बाती होकर पूछा, बेटा क्या हुआ? तू अपनी मम्मी के पास खुश नहीं है? दादी, वहाँ हर वक्त एक अंकल आते हैं। कौन अंकल बेटा? श्यामला देवी ने हैरानी से पूछा। अंशुल ने जवाब दिया, वो रोज़ शाम को मम्मी के घर आते हैं। मम्मी उनके साथ घंटों बैठकर हंसती हैं और अगर मैं जागा रहता हूँ तो वह मुझे ज़बरदस्ती सुला देते हैं। अगर मैं रोता हूँ तो वह मुझे मारते भी हैं। श्यामला उनका बेटा और ज़्यादा दुख ना सहे मगर पोते की तकलीफ सुनकर उनका दिल बैठ गया था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब यह बात छुपाने का कोई मतलब नहीं। सुबह होते ही उन्होंने प्रशांत को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुझे कुछ बताना है, मगर तेरा दिल मजबूत होना चाहिए।